श्री मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति इंदौर द्वारा आयोजित दिन दर्शिका समारोह में आप सभी का स्वागत है। सभी से अनुरोध है कि वे सभागार में अपना स्थान ग्रहण करने की कृपा करें। हमारे आज के अतिथि महोदय पधार चुके हैं, कुछ ही समय में वे हमारे बीच में होंगे। इस गौरवशाली कार्यक्रम की रूपरेखा समिति का यह प्रयास है कि हम उन लोगों का स्मरण करें जिन्होंने अपने क्षेत्र में काम करते हुए इस शहर का नाम रोशन किया है। उनमें अधिवक्ताओं की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आज के इस दिन दर्शिका का जो रूपरेखा है वो हमने केंद्रित रखी है इंदौर के प्रमुख अधिवक्ताओं पर। हमारे आज के अतिथि हैं न्यायमूर्ति श्री सुबोध अभ्यंकर जी, न्यायमूर्ति वीडी ज्ञानी जी और पुलिस कमिश्नर इंदौर श्री हरिनारायणचारी मिश्र जी, जो सभागार में उपस्थित हैं। जो खड़े हैं वो अपना स्थान ग्रहण करें। कुछ ही समय में हमारा यह प्रोग्राम, यह कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। धन्यवाद। कर जी हमारे बीच उपस्थित होने जा रहे हैं। करताल ध्वनि से उनका स्वागत कीजिए। हमारे बीच उपस्थित होने जा रहे हैं आदरणीय वीडी ज्ञानी जी, न्यायमूर्ति जी। वो न्यास के न्यासी भी हैं, सदस्य भी हैं। यादव जी से अनुरोध है कि वे मंच पर लाने की कृपा करें। ज्ञानी जी से अनुरोध है कि वे मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय ज्ञानी जी, सभी से अनुरोध है कि वो अपना स्थान ग्रहण करें सभा में। हमारे बीच माननीय सत्तन जी से अनुरोध है कि वे मंच पर अपना स्थान ग्रहण करने की कृपा करें। आदरणीय सत्तन जी, समिति के प्रधानमंत्री माननीय श्री चतुर्वेदी जी, मैं वाजपेयी जी से अनुरोध कर रहा हूं कि वे चतुर्वेदी जी को मंच तक लाने की कृपा करें। यह हमारे लिए बड़ा गौरवशाली क्षण है जब हम अपने इंदौर के श्रेष्ठ अभिभावकों पर अभिभाषकों पर बनाए गए दिन दर्शिका का यहाँ लोकार्पण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। पिछले अनेक वर्षों से हिंदी साहित्य समिति का यह सराहनीय प्रयास है कि वह इंदौर में विशिष्ट योगदान देने वाले सभी महानुभावों पर कैलेंडर या दिन दर्शिका प्रकाशित करें। आदरणीय सत्तन जी से अनुरोध है कि वो मंच पर आने की कृपा करें। आदरणीय सत्तन जी, इस ऐतिहासिक सभागार में जैसा कि आप सबको विदित ही है कि महात्मा गांधी ने 2 बार यहाँ अपने चरण दिए और उनके द्वारा यह हिंदी साहित्य समिति स्थापित है और यहीं से हिंदी का अलख पूरे देश में जगा और यहीं से उन्होंने अपने पुत्र रामदास जी को दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार के लिए भेजा था। तो ये वो स्थान है जो हिंदी के प्रचार प्रसार संवर्धन के लिए 100 से अधिक वर्षों से कार्यरत है और यहीं से एक पत्रिका निकलती है जिसको 95 वर्ष पूर्ण हुए हैं। वीणा पत्रिका है जिसके संपादक अभी राकेश शर्मा जी हैं। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए अतिथियों के स्वागत हेतु आमंत्रित कर रहा हूँ प्रबंध मंत्री श्री हिंदी साहित्य समिति के प्रबंध मंत्री माननीय श्री घनश्याम यादव जी से कि वे आएँ और हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री अभ्यंकर जी का स्वागत करें। श्री घनश्याम यादव जी, श्री मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति के प्रबंध मंत्री माननीय श्री यादव जी, श्री अभ्यंकर जी न्यायमूर्ति हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। करताल ध्वनि से आप
स्वागत कीजिए। मैं अनुरोध कर रहा हूं श्री वाजपेयी जी से, पुस्तकालय मंत्री श्री हरिराम वाजपेयी जी से अनुरोध है कि वे न्यायमूर्ति श्री वी.डी. ज्ञानी जी का स्वागत करें। हमारे एक और अतिथि वो कुछ ही समय में यहाँ उपस्थित होंगे, इंदौर पुलिस कमिश्नर श्री हरिनारायण चारी मिश्र जी। तब तक के लिए बहुत धन्यवाद वाजपेयी जी। तब तक के लिए अतिथियों के परिचय हेतु मैं आमंत्रित कर रहा हूं हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इंदौर के कार्यकारिणी सदस्य श्री अर्पित यादव जी से कि वे अतिथि परिचय हेतु यहाँ उपस्थित हों। आदरणीय यादव जी। मैं मंच पर उपस्थित अतिथियों का संक्षिप्त परिचय दे रहा हूं। हमारे मुख्य अतिथि माननीय न्यायमूर्ति श्री सुबोध अभ्यंकर जी द्वारा 1997 से सितंबर 2016 तक माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ में दीवानी, फौजदारी, संवैधानिक, सेंट्रल एक्साइज एवं कस्टम सर्विस मैटर में वकालत की। आप हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इंदौर के सदस्य रहे हैं। आप 13 अक्टूबर 2016 को माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति के पद पर पदस्थ हुए एवं वर्तमान में माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में पदस्थ हैं। आप अपनी सादगी एवं सरल स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। हमारे विशेष अतिथि माननीय न्यायमूर्ति श्री वीरेंद्र दत्त ज्ञानी जी माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में पदस्थ रहे हैं एवं इसके पश्चात मुख्य न्यायाधीश के पद पर पदोन्नत होकर गुवाहाटी उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बने। वर्तमान में माननीय ज्ञानी जी हमारे ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं, जिससे हमें गर्व की अनुभूति होती है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे समिति के सभापति एवं राष्ट्रीय कवि श्री सत्यनारायण सत्तन जी। यादव जी, इन प्रवृत्तियों के बीच में हमारा ये आयोजन होने जा रहा है। मैं अनुरोध कर रहा हूं मंचासीन अतिथियों से कि वे दिन दर्शिका का लोकार्पण करने की कृपा करें। रुकना है, मिश्र जी को आ जाने से। मैं अनुरोध कर रहा हूं श्री मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति के प्रधानमंत्री जी माननीय श्री चतुर्वेदी जी से कि वे स्वागत उद्बोधन हेतु यहाँ उपस्थित हों। चतुर्वेदी जी। नमस्कार। मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य विद्वानों और सभागार में उपस्थित सभी सुधीजनों, मुझे बड़ी खुशी है कि हम लोग इस साल इंदौर के विख्यात वकीलों पर एक कैलेंडर तैयार कर पाए हैं। हर साल हम एक थीम लेके चलते हैं। एक बार हमने इंदौर के मशहूर सारे लोगों पर किया था, फिर साहित्यकारों पर किया, और अब हमारी ये योजना है कि अगली बार हम जब करेंगे तो मशहूर डॉक्टरों पर भी एक करेंगे। जिन लोगों ने इंदौर की शान बढ़ाई है, इंदौर का नाम गौरवान्वित किया है, उन सभी पर हम इस तरह के कैलेंडर निकालना चाहते हैं। और इसकी प्रेरणा मुझे मिली थी राजकमल प्रकाशन से। जब मेरी एक पुस्तक का प्रकाशन हुआ था कप्तानों वाला, तब वो अपने साथ कैलेंडर लाए थे और उन्होंने ये कहा था कि आप पुस्तक खरीदें या न खरीदें, पर कम से कम कैलेंडर लेके जाएं, क्योंकि सभी भारत के मशहूर साहित्यकारों के चित्र इसमें हैं। जब उन्होंने ऐसा किया तो मुझे लगा हम यहाँ भी कर सकते हैं, तो इसकी शुरुआत हमने यहाँ की। तो हमारा ये 7वां 8वां प्रयास है। एक बात मैं ज़रूर कहूँ कि आजकल तकनीक बहुत बढ़ गई है
और बड़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। आदमी पिछड़ता जा रहा है। अब ऐसा हो गया है कि पहले प्रूफ रीडर हुआ करते थे, प्रूफ की गलतियां ठीक कर देते थे। आजकल प्रूफ रीडर आपको कहीं मिलेगा ही नहीं, न किसी अखबार में मिलेगा, न किसी प्रकाशक के यहाँ मिलेगा। तभी ये देखा मैंने कि इसमें भी कुछ गलतियां रह गई कैलेंडर में। तो इनकी बेचारे की क्या गलती है? बड़े बड़े प्रकाशक अपने यहाँ प्रूफ रीडर नहीं रखते, उनके यहाँ गलतियाँ होती हैं। मेरी पुस्तक है 4 साल पहले आई, उसका 4 बार हमने प्रूफ रीडिंग किया, राकेश शर्मा भी साथ में थे, और हर बार नई गलती आई। क्योंकि आखिर में जो कंप्यूटर पे भेज देता है सामान वही छपता है। तो ये जो भूल है ये सब पर हावी हो रही है। तो इसलिए अगर कुछ गलतियां रह भी गई हों, हमने कोशिश की है ठीक करने की, तो उसे आप क्षमा करें, हमारी मजबूरी को समझें और हमारी दिक्कतों को देखें, और तब आप इस पर कोई फैसला करें। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कोशिश हमारी पूरी हुई है। और दूसरी बात ये है कि वकीलों का भी जो जानकारी हमको मिल पाई, उन वकीलों के चित्र हमने दिए। हमने बहुत चाहा कि कुछ वकील, अब मुझे कभी ज़िंदगी में कोर्ट जाने का काम नहीं पड़ा। लोग कहते हैं कि किसी को न करे कोर्ट जाने का काम पड़े, पुलिस में जाने का काम पड़े, अस्पताल में जाने का काम पड़े, पर पड़ता है। ना पड़े वो तो अलग बात है, पर ज़रूरी मजबूरी में जाना पड़ता है। तो मैंने अपने समय पर 2 लोगों को उद्बोधन देते हुए सुना था, कोर्ट में नहीं, वैसे ही। तो एक तो ओबेरॉय थे, वो बोल रहे थे, तो मुझे लगा संप्रेषण कितना बांध लेते हैं लोगों को, कितना अच्छा बोलते हैं, और उनकी छवि बिल्कुल है तो सतीश बागड़िया में है। उनका सही माने में गंडाबंद शिष्य वो है। उसके बाद मैंने एक CR खनविलकर साहब को देखा। तो CR खनविलकर साहब के बारे में तो मैंने चाहा कि जानकारी मिल पाए, पूरी कोशिश की, पर कहीं कुछ नहीं मिला। उनका बेटा उनके पहले ही चला गया, बेटी ने शादी की, वो अमेरिका चली गई। अब यहाँ कौन क्या है मेरे को नहीं मालूम, नहीं तो पास ही रहते थे वो, और बड़े अच्छे बोलने चालने सब में। तो मुझे लगता था कि जिस तरह एक शिक्षक में अच्छे संप्रेषण की ताकत होनी चाहिए, वकील में भी होना ज़रूरी है, तभी वो अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकता है। मेरे ही मोहल्ले में एक रहते थे वकील, मेरे सामने, मेरे से बहुत छोटे थे, BCom किया उन्होंने, LLB किया है, LLM भी किया, वकालत भी शुरू की, पर दुर्भाग्य से क्योंकि वो अच्छी आर्गूमेंट नहीं कर पाते थे, वो कभी सफल नहीं हुए। उनका नाम था भागचंद जैन। जितना कानून की जानकारी उनको थी, आप बहुत से वकील लोग जो उनके टाइम के होंगे जानते होंगे, उतनी जानकारी किसी को नहीं थी, पर वो आर्ग्यू नहीं कर पाते थे, इसलिए असफल रहे। तो आर्गूमेंट करना तो सबसे बड़ी चीज़ है। आपके पास ज्ञान है और चाबी नहीं है, तो वो ज्ञान किस काम का? तो संप्रेषण बहुत ज़रूरी है। तो ये सब मैंने देखा, और सब चीज़ें बदलती जा रही हैं। तो मैं सोचता हूँ वकील लोग वकीलों के बारे में ज़्यादा बताएंगे। एक मैंने ये भी चाहा था कि उनके बारे में कोई जानकारी मिल जाती है। उनका नाम मैंने बहुत सुना था, भार्गव, देवी प्रसाद भार्गव। मैंने बड़ी कोशिश की कि कहीं ना कहीं से कुछ मिल जाए, वो नहीं मिल पाया, और उनके किस्से बहुत मैंने सुने हुए हैं। तो ये कुछ लोग हैं जो अपने आप को चर्चित कर जाते हैं, जिनके नाम लोग लेते हैं। तो ऐसे वकील हमारे यहाँ हुए हैं, पर हमको कुछ लोगों के चित्र नहीं मिल पाए, ये हमारी भी गलती है। और परिवार को भी थोड़ा साथ देना चाहिए, परिवार के लोगों ने भी साथ नहीं दिया, तो इसलिए कुछ चित्र रह गए। पर हम चाहेंगे कि अगली बार हम बहुत कोशिश करेंगे कि जहाँ तक हो सके सारे लोगों इसमें समाहित हों। पर अगर असफलता है तो हमारी अपनी है, हमारी भी अपनी सीमाएं हैं, इसलिए ये हो नहीं पाया। और आजकल वकालत जैसी हो गई है वो तो आप जानते ही हैं। अब एक किसी ने शेर कहा है तो वकीलों को देख के ही कहा होगा, इंसाफ भी खैरात में कोई नहीं देता, इंसाफ भी खैरात में कोई नहीं देता, कानून भी मुजरिम को बचाने के लिए हैं। अब ये कितने सच है कितना गलत है ये आप जानिए,
कि कानून भी मुजरिम को बचाने के लिए हैं। तो अब ये लोगों की प्रतिक्रिया है, शायर की है तो उसने देखा सुना ही होगा, ज़िंदगी में भुगता होगा तभी कहा होगा। तो मैं आपका अधिक समय नहीं लूँगा। मैं इसलिए बोलता रहा कि इस बीच में शायद मिश्र जी आ जाएं, टाइम गेन करने के लिए मैं बोलता रहा। अब अधिक समय तो मैं नहीं ले सकता क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं खुद ही ज़्यादा बोलूं, पर आप लोग आए, मुझे अच्छा लगा और मुझे लगता है कि आप भी प्रसन्न होकर जाएंगे। और जब कैलेंडर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि कम से कम हमने एक प्रयास तो किया है। कोशिश करना हमारा काम है, परफेक्शन हमारा काम नहीं है, वो हमारे बस में भी नहीं है। तो बस आपने धैर्य से सुना। आभार, नमस्कार। बहुत धन्यवाद। कुछ इस समय में हमारे बीच में श्री मिश्र जी उपस्थित होंगे। जो बात आपने कही है चतुर्वेदी जी ने कि वो जमाना कैसा होगा, जब मैं कैलेंडर देख रहा था तो उसमें जो जन्म तिथि और उनके प्रयाण की तिथि लिखी हुई है, तो इतना 94 ईयर्स कम समय रह गया था 100 साल पूरे करने में। तो ऐसे लोगों को जब देखते हैं या उनका जो ग्रेस ध्यान में आता है कि किस प्रकार से उन्होंने अपना एक पेशा चुना और उस पेशे में उन्होंने किस प्रकार से अपने को पाक साफ रखा ताउम्र, तो ये हम देख करके आनंदित भी होते हैं, गौरवान्वित भी होते हैं। और अपने शहर के हों तो फिर कहना ही क्या। तो ऐसे जो हमारे, क्योंकि हमारे ध्यान में एक जिनके मकान में हम लोग कभी रहा करते थे, श्री रामकृष्ण विजयवर्गीय जी, तो उनको हम लोगों ने देखा है कि किस प्रकार से बहुत ईमानदारी की प्रतिमूर्ति, और यद्यपि उनका एक आंख नहीं थी लेकिन उसके बाद भी वो जज की पोस्ट तक पहुंचे, न्यायमूर्ति बने। हमारे देखते देखते बहुत प्रेम करने वाले वो हमको मिले। हमारे दादाजी तो बहुत बचपन में ही, हमारे पिताजी के बचपन में ही चले गए थे, जब 2.5 साल की उम्र थी उनकी, तो वो भी वकील बने। गए। तो ये एक बड़ा सौभाग्यशाली क्षण है कि जब हम उन अभिभाषकों के लिए उपस्थित हुए हैं जिन्होंने इस शहर को बहुत कुछ दिया है। और न्याय के लिए दो चीजें ध्यान में आती है, न्याय और समाधान। तो व्यक्ति को समाधान होना चाहिए, न्याय कितना हो पाता है ये तो ईश्वर ही जानता है। तो जो समाधान कारक हमारी स्थितियां रही हैं न्यायालय की, वो लोगों को संतोष भी प्रदान करती है और आशा की किरण भी जगाती है। तो मैं अधिक समय न लेते हुए, श्री मिश्र जी हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं। करताल ध्वनि से उनका स्वागत करने का अनुरोध है उपस्थित व्यक्तियों से। मैं अनुरोध कर रहा हूँ माननीय श्री राजेश शर्मा जी से अनुरोध है कि वे मिश्र जी का स्वागत करने के लिए उपस्थित हों। आज के हमारे विशिष्ट अतिथि माननीय श्री हरिनारायण चारी मिश्र जी, पुलिस कमिश्नर इंदौर, जिनके ऊपर इस शहर की व्यवस्था का पूरा दारोमदार है। और हम देख रहे हैं कि बहुत चाक चौबंद व्यवस्था इन दिनों दिखाई दे रही है। बहुत धन्यवाद शर्मा जी। मैं अनुरोध कर रहा हूँ अर्पित यादव जी से कि वे यहाँ उपस्थित हों और श्री मिश्र जी का परिचय प्रस्तुत करें। आदरणीय यादव जी। हमारे मंचासीन विशिष्ट अतिथि पुलिस आयुक्त श्री हरिनारायण चारी मिश्र जी, आपने देश सेवा की भावना से पुलिस विभाग में अधिकारी के रूप में सेवाएं प्रारंभ की। इंदौर में प्रथम पदस्थापना पुलिस उप महानिरीक्षक के पद पर 5 दिसंबर 2016 से 12 फरवरी 2019 तक रहे एवं पुनः द्वितीय बार दिनांक 29 मार्च 2020 से 31/12/2020 तक पुलिस उप महानिरीक्षक के पद पर पदस्थ रहे हैं। आप दिनांक 1 जनवरी 2021 को पुलिस महानिरीक्षक के पद पर पदोन्नत हुए एवं 9 दिसंबर 2021 तक पुलिस महानिरीक्षक के पद पर पदस्थ रहे हैं। पुलिस कमिश्नर प्रणाली दिनांक 10 दिसंबर 2021 को लागू होने पर आप पुलिस आयुक्त के पद पर पदस्थ हुए। आप जबलपुर पुलिस अधीक्षक रहते हुए सुसाइड मामलों के रोकथाम में के लिए आपने संजीवनी हेल्पलाइन की शुरुआत की, जिससे लगातार आत्महत्या के मामले कम हुए हैं। इस प्रकार आप सराहनीय कार्य करते हुए इंदौर शहर में पदस्थ हैं
आपको अपनी कार्य कुशलता की दक्षता फलस्वरूप उत्कृष्ट कार्य करने के लिए 26 जनवरी 2022 को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है। आपकी सरलता, सहजता एवं बेदाग चरित्र ही आपकी पहचान है। बहुत धन्यवाद। मैं अनुरोध कर रहा हूँ चतुर्वेदी जी से कि वो अपनी बात रखें। नहीं, मुझे सिर्फ यही कहना है कि आदरणीय मिश्र जी भले ही पुलिस में हैं पर इतनी शुद्ध हिंदी बोलते हैं कि आपको लगता है कि वो बनारस या इलाहाबाद के हैं, और ऐसी शुद्धता कहीं प्रशासनिक अधिकारी में मिल जाए तो दिल खुश हो जाता है। हमारे यहाँ आते रहते हैं, पुस्तक प्रेमी हैं, पहले भी आए हैं, तो मुझे खुशी है कि आज वो हमारे बीच हैं। आप सुनेंगे और महसूस करेंगे कि हिंदी को कैसे बोला जाना चाहिए और कितना शुद्ध हिंदी वो बोलते हैं। बस यही कहना था। बहुत धन्यवाद। विवेचना और न्याय दोनों साथ में उपस्थित हैं। जैसी विवेचना होगी वैसा न्याय हमें मिलेगा, प्राप्त होगा। तो बहुत सारा दारोमदार न्याय के लिए जो है वो विवेचना पर ही निर्भर करता है। मैं अनुरोध कर रहा हूँ ट्रस्टी माननीय श्री ज्ञानी जी से कि वे आज के इस गरिमामय समारोह में अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। आदरणीय ज्ञानी जी। हिंदी साहित्य समिति के प्रधान श्री चतुर्वेदी जी, हिंदी प्रेमी सुधीजन, अभिभाषकों के सुयोग्य पुत्र और पुत्रियां यदि उपस्थित हों तो वे भी सम्मिलित हैं। मंच पर आसीन इस नगर के पुलिस कमिश्नर श्री हरिनारायण चारी जी, अवसर है एक कालक्रमणी का, उसका लोकार्पण होने जा रहा है। इंदौर नगर के जो सुविख्यात अभिभाषक गण थे उन्हें इस कैलेंडर में समाहित किया गया है। अच्छा अभिभाषक कौन, अच्छा जज कौन, ये निर्णय तो आप लोगों को करना है। कहावती तौर पर लॉ इज़ ए नोबल प्रोफेशन, और वो नोबल प्रोफेशन इसलिए माना गया है कि केवल बॉटम लाइन नहीं देखी जाती, उसके साथ जुड़ी हुई जो एल्जेब्रिकल वैल्यू है, जो मॉरल वैल्यूज़ उस व्यवसाय के साथ जुड़ी हैं, अगर वो मॉरल वैल्यूज़ उसके साथ जुड़ जाए तो वो एरिथमेटिकल वैल्यू को द्विगुणित त्रिगुणित कर सकती है। ए स्क्वायर कह करके ए मल्टीप्लाइड बाय ए, अगर एरिथमेटिकल है 100 ही रखे और 100 स्क्वायर कर दें तो वो 100 स्क्वायर को ऐसे अभिभाषक इस नगर के, जिन्होंने इस व्यवसाय के श्रेष्ठत्व को पहचाना, जिन्होंने अंगीकार किया और अपने जीवन में उतारा और नगर की कुछ सेवा की है, वो एल्जेब्रिकल वैल्यू है, वो उसकी नोबिलिटी है। और व्यवसाय की सफलता चतुर्वेदी जी बता रहे थे, उनके घर के सामने एक बीकॉम LLM बहुत ही विद्वान, वकालत में सफल होने के लिए 3L, बहुत पहले 1950 में जब मैं 10th में पढ़ता था, हिदायतुल्लाह साहब का ऑल इंडिया रेडियो के नागपुर स्टेशन से एक लेक्चर सुना। वो दूसरे संडे एडिशन नागपुर टाइम्स में प्रकाशित हुआ, लॉ एज ए प्रोफेशन, वकालत एक व्यवसाय के रूप में। तो उन्होंने 3L, लॉ, लॉजिक एंड लैंग्वेज, लॉ के साथ केवल कानून का ज्ञान तो होना ही चाहिए, उसके साथ तर्क शक्ति,
लॉजिक भी चाहिए और साथ में भाषा पर अधिकार भी चाहिए, चाहे वो हिंदी हो, चाहे अंग्रेज़ी हो, चाहे जो भाषा हो। लॉ, लॉजिक एंड लैंग्वेज दे गो हैंड इन हैंड। अगर वो आपके पास है तो आपकी सफलता आप सुनिश्चित जानिए। लॉ, लॉजिक और लैंग्वेज, अब मैं लॉजिक का, डिडक्टिव लॉजिक और इंडक्टिव लॉजिक दो प्रकार का होता है। जिंदगी खप जाती है वकालत करते करते, पर अगर उनसे पूछें कि डिडक्टिव लॉजिक में व्हाट आर द फैलेसीज ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, तर्क के जो मूल त्रुटियां हैं वो क्या होती है, तो संभवतः मुझे नहीं लगता कि कोई वो 12-13 ऑल द फैलेसीज ऑफ डिडक्टिव लॉजिक कैन बी एन्यूमरेटेड। एक उदाहरण मैं दूंगा। हम अक्सर अपनी बात को वजन देने के लिए, समझाने के लिए, उसको भारपूर्वक कहने के लिए किसी महापुरुष का उदाहरण दे देते हैं। सदा सच बोलिए, किसी को आपत्ति नहीं होगी, और अगर आपत्ति हो तो मुझे खुशी होगी। पर मैं कहूँ कि सदा सत्य बोलिए, क्योंकि महात्मा गांधी कहा करते थे। इट इज़ ए फैलेशियस आर्ग्यूमेंट। इससे ज़्यादा गलत कोई तर्क हो ही नहीं सकता। अगर गांधी जी कहते थे इसलिए सच बोलना है, तो 2 अक्टूबर 1869 के पहले तो महात्मा गांधी पैदा ही नहीं हुए थे, तो सच बोलने की क्या ज़रूरत थी। अब ये तर्क हम करते तो रहते हैं, और यही वकालत का गुण है कि आप महापुरुषों का उदाहरण, फलाने ने ऐसा कहा, इसने ये कहा, ये आपके तर्क की त्रुटि, उसकी कमजोरी, उसकी न्यूनता दर्शाता है। जिन अभिभाषकों का इस कैलेंडर में समावेश किया गया है, वे अपनी तार्किक शक्ति से, अपनी भाषा से, जैसे बता रहे थे खानविलकर साहब, उनकी वकालत तो फौजदारी की वकालत थी, एंड आई यूज्ड टू से द मोस्ट सिविल ऑन द क्रिमिनल साइड। इतने सज्जन, इतने सरल, इतने सहज। मुझे पता नहीं था, एक केस था, पुलिस रिमांड चाहिए, वो आ रहे थे, उनके पास से वो केस मेरे पास आ गया था। उनकी सज्जनता देखिए। मैंने उन्हीं से पूछा कि सर ये पुलिस रिमांड का प्रोविज़न क्या है। उन्होंने मुझको कहा सेक्शन 167(2) आप देखिए जरा, होता और कोई तो शायद न बताता। पर उनकी सज्जनता कि पुलिस रिमांड क्या होता है, अब ये आप एक अच्छे वकील से अपेक्षा करें और वो आपको बता दे सरलतापूर्वक, सहजतापूर्वक। क्रिकेट उनका भी शौक था, तो वो सज्जनता और सरलता आवश्यक नहीं है कि दाम्भिक हो जाए। कई वकीलों की आदत होती है, कई वकील इसके शिकार हो जाते हैं केवल एरिथमेटिक की वजह से। वो एल्जेब्रिकल वैल्यू, जो नोबिलिटी की एल्जेब्रिकल वैल्यू, स्क्वायर, 3 पावर, ये नहीं होता है। वो नोबिलिटी, उसकी श्रेष्ठत्व को खो देते हैं। अब जिन अभिभाषकों का उद्घाटन तो अभी कैलेंडर का होना है, इसमें मैं आपसे इजाज़त लेकर के उन वकीलों के बारे में जो सचमुच ही सबसे पहले श्री चाफेकर साहब का नाम है। यशवंत क्लब जाने वाले अनेक होंगे, और यशवंत क्लब में जाने वाले यशवंत क्लब के सदस्य होने का गर्व करने वाले और भी अधिक होंगे। कई ऐसे हैं जिन्हें इस बात का गर्व होता है कि मैं फलां क्लब का मेंबर हूँ। वास्तविकता कुछ और होती है, उस वास्तविकता में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यशवंत क्लब के ठीक सामने चाफेकर साहब का निवास स्थान, बहुत साधारण, बहुत सामान्य, एक ऐसे व्यक्ति जो अपने बंगले में ही टहल करके चक्कर लगाते रहते, जिनकी आवश्यकताएं बहुत ही सीमित, सदा किसी की भी सहायता करने को तत्पर, उनकी सरलता का एक व्यक्तिगत अनुभव मुझको। एक केस था
राजमोहल्ले चौराहे पर किसी चांदी के व्यापारी का, अब उसको कानून की भाषा में स्मगलर कहें क्या कहें वो आप निर्णय करना, पकड़ी गई 32 किलो चांदी थी। जो क्रिमिनल केस था वो तो निपटा दिया हो गया और उसको सप्रितनामा कोर्ट से, मजिस्ट्रेट की कोर्ट से मिल गया, लेकिन आदेश साथ में ये हो गया कि इनकम टैक्स को खबर कर दी जाए, इनकम टैक्स उसकी जांच करेगा। अब इनकम टैक्स में चैलेंज करना, तो व्यापारी थे चांदी के, तो मैंने कहा कि चलिए चाफेकर साहब से सलाह ले लेते हैं। चाफेकर साहब से मैं बार बार पूछता, पिटीशन लग गई, सब कुछ हो गया, मैंने कहा साहब इनको फीस बताइए। अरे बता देंगे, उनकी आप चलते फिरते मैं उनसे कहूँ कि आप बता दीजिए ताकि उनसे पैसे ले लें, ताकि मेरी जो वसूली करनी है वो भी बाकी वसूल हो जाए। तो ये आशय ये भी था, पर वो जब भी उनसे हो जाएगा क्या है, कभी आ जाएंगे। ये सरलता, ये सहजता, अन्यथा इतने रख दो फीस। आजकल तो रिवाज हो गया है, सुनते हैं कि फाइल छोड़ जाइए, इतने लाख रख जाइए, मैं पढ़ के बताऊंगा। ये एक तरीका हो गया, सबके अपने तौर तरीके होते हैं और व्यवसाय है, उसके लिए कोई आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए। पर चाफेकर साहब की जो एल्जेब्रिकल वैल्यू, उनकी जो मॉरल, उसके साथ वैल्यूज़ प्रोफेशन के साथ जुड़ी हुई है, एडमिट हो गई, पिटीशन नोटिस हो गए और बाद में वो मिल भी गए। तो उन्होंने बहुत ही एक साधारण ऐसी राशि, जो आज कहूँ तो आप लोग भी हंसेंगे कि 3,500। अरे 3,500 तो चलता फिरता मुंशी बना लेता है आज के ज़माने में। ये 3,500 तो मैंने मन ही मन सोचा कि अब इसमें से मैं क्या रखूँगा, सीनियर की फ़ीस 3,500, अब मुझको 3,500 भी उसमें से क्या मिलेगा। पर मुझे संतोष ये था कि वो फौजदारी केस में जो कुछ लेना था, निपटना था, निपट लिया था। ये चाफेकर साहब सादगी, आप कभी भी शाम को कोर्ट के बाद चले जाइए, यही हाफ शर्ट धोती और वहीं चक्कर मारते हुए, उनकी एक विशेषता और थी, वो आगत स्वागत करना, आए, मिठाई, चाय, पानी, उनके यहाँ एक कप चाय मिल जाए तो आप अपने अहोभाग्य समझिए कि चाफेकर साहब के यहाँ आज चाय पिला दी गई। मुझको उन्होंने ज़रूर मिठाई खिलाई थी, पर वो बहुत समय बीत चुका था। मेरे साथ औरंगाबाद के एक वकील आए थे और वो साथ में थे, संभवतः उनकी उपस्थिति में उनका वहाँ से उसकी वड़ी, जो मिठाई मोहनथाल होती है या जो हम लोग चक्की कहते हैं, बेसन चक्की, उसके 2 पीसेस और चाय। पर उनकी सरलता, उनका एक पैनापन, जो सबसे बड़ी फैकल्टी किसी वकील को आगे बढ़ाती है, तो उसका परसेप्शन जो है और पेनिट्रेशन, तथ्यों को कितना बारीकी से समझकर उसमें से अपना रास्ता निकालना। चाफेकर साहब वॉज ग्रेट। कितना ही कॉम्प्लिकेटेड केस हो, तथ्यों की कितनी ही उलझन भरी उसमें समस्याएं आती हों, वो कभी भी उसमें से रास्ता निकालकर स्वदेश, हमारे यहाँ से एक समाचार पत्र आस्थाना जी जानते हैं, पाबंदी लगा दी गई थी स्वदेश के प्रकाशन पर। उस पिटीशन को आर्ग्यू करते हुए, और वो भी निःशुल्क। आज तो बहुत बड़ी बड़ी चर्चाएं होती है, व्यक्ति वो क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आज प्रेस पर पाबंदी, वो इस कदर ढिंढोरा पीटा जाता है। उस जमाने में कोर्ट भरा, सब तरफ से हर वकील चाफेकर साहब की बहस सुनने के लिए, उनकी तार्किक शक्ति, और यद्यपि वो बीएससी थे, भाषा पर जो प्रभुत्व था उनका, वो सचमुच ही बहुत ही प्रभावकारी था। और उन्होंने जो सेवा की है, सेवा इस भाव से कि स्वदेश जो सांस्कृतिक चेतना का मुखपत्र बनता है, उसके लिए उसकी अभिव्यक्ति को, उसके प्रकाशन पर पाबंदी अगर लगती है, तो देश का, समाज का, नगर जनों का जो अहित होता है, आपको यहाँ कहने की आवश्यकता नहीं। 1858 में एक बहुत ही महान विचारक ऑन लिबर्टी, उसने एक ऐसे लिखा था,
ऑन लिबर्टी वो जिसका लेख है उसके पिता कॉबलर थे, मोची थे। बेटा एक महान दार्शनिक, विचारक, चिंतक, और उसने जब ये लेख प्रकाशित हुआ, उसका एक वाक्य, वाणी की स्वतंत्रता हमारे यहाँ अधिकार है, पर उसने एक वाक्य में इवन इफ द होल मैनकाइंड माइनस वन इंडिविजुअल, पूरी मानव जाति और एक व्यक्ति एक तरफ हो, even if the whole mankind minus one individual were on one side, the mankind at large is not justified in silencing the lone voice of that man. उस अकेले की आवाज़ को कुचलने का, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, बहुत ही, कोई बता दे मुझको तो बड़ा आभार मानूंगा। चलिए याद आ जाएगा तो बता दूंगा, बहुत उसका वाक्य तो ये ऑन ऐसे ऑन लिबर्टी कोई पॉलिटिकल साइंस वाला होगा ना हमारे यहाँ। चलिए याद नहीं आ रहा, भूल गया, भुलक्कड़, क्योंकि उम्र का तकाजा है, इस बढ़ती उम्र में ढलती याददाश्त। उस वाक्य को सब तक पहुंचाना, वाणी की स्वतंत्रता, विचारों की अभिव्यक्ति चाफेकर साहब से सीखे, और वो भी निःशुल्क भाव से। ये उनका योगदान इस शहर के लिए, इसमें अनेक हैं। एक सरदार हरवंश सिंह जी ओबेरॉय, आपने कभी सुना हो, वो इतनी बढ़िया इंग्लिश बोलते थे। उनकी बेटी बेला शौकीन थी, बड़ा अभागा उसका, बहुत ही दुर्दैवी उसका रहा होगा। उसके पति की हत्या हो गई थी। प्रायः उसको लेकर बेला के साथ हरवंश सिंह जी मुझसे मिलते रहते थे, पता नहीं उन्हें क्या लगाव था। मुझे एक कॉमन फैक्टर लगा कि मेरी माँ का नाम भी बेला था। वो एंग्लो बंगाली स्कूल में बनारस में पढ़ी थी, और उसको भी थोड़ी अंग्रेज़ी से कुछ मुझको भी हासिल उसकी बदौलत हो चुका था। सारी नॉवेल्स, कोई ऐसी नहीं, जेन ऑस्टिन, ओ एम्मा, ये प्राइड एंड प्रेजुडिस रहती थी सम्राट में, लेकिन आते जाते नॉवेल्स का उसका शौक़ था। यहाँ डॉक्टर्स हैं, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के प्रीफेसेस मुझसे लेकर गई, और डॉक्टर डायलेमा का जो प्रीफेस है, वो प्रीफेस और डॉक्टर बर्नार्ड शॉ की विशेषता यही थी, नाटक तो छोटा सा होता था, उसकी पार्श्वभूमि, उसका बहुत लंबी चौड़ी भूमिका लिखी जाती थी। डॉक्टरों के बारे में 1936 में जो यहाँ डॉक्टर उपस्थित हैं, मैं पहले ही उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ, ये मेरे बहुत वरेण्य हैं, मेरे भाई हैं। The present day medical profession, it was in 1936, now you can think what happens in 2022. The present day medical profession is a murderous absurdity of the age. ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का कहना था, ये मेरा नहीं है, मैं तो इनकी बदौलत बोल रहा हूँ, ऑपरेशन इन्होंने किया है, आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है। पर ये विचार देखिए हम कितना, और हरबंस सिंह जी इन बातों के बहुत कायल थे। बहुत ही उनको अच्छी अंग्रेज़ी, एक पिटीशन ड्राफ्ट करके हाउसिंग बोर्ड के खिलाफ, और एक सीहोर के खान साहब कोई थे, हाउसिंग बोर्ड के भी जेल मिनिस्टर भी थे, उनका नाम भूल रहा हूँ, मंत्री महोदय का। उनको वो पिटीशन पढ़ करके जवाब क्या देना, बट he had an eye of appreciation, admiration. He came to me कि ज्ञानी, I just like your petition, I will wish that it should be allowed. मुझे जस्टिस दीक्षित साहब ने बुलाकर कहा कि ये पिटीशन तो पढ़ने में ही सफल हो जानी चाहिए।
खैर वो अलग बात। पर उनकी जो सहृदयता, जो सरलता है, एक केस में मैं उनके घर बहुत सीनियर थे, पढ़ाते थे, बहुत विद्वान थे। वो हर बात में हमारे यहाँ वृद्धत्व के तीन पैमाने माने गए। वयोवृद्ध, अस्थाना जी बैठे हैं, धनवृद्ध और ज्ञान। वयोवृद्ध कोई आयु में बड़ा होता है, वो बड़ा है ही। कोई धनवृद्ध होता है, वो भी वृद्ध होता है। और हरबंस सिंह जी मेरे लिए तो हर पैमाने पर खरे उतरते। वयोवृद्ध तो थे ही थे, ज्ञान वृद्ध भी थे, और धन वृद्ध तो निश्चित रूप से थे। तो मेरे लिए वो एक सब, और उनका कई आईडीए से कोई केस वेस था, वो चल कर के मेरे दफ्तर में जब आए तो मैंने कहा सर आपने बुला लिया होता, मैं आपके यहाँ, मेरा 2 कदम पर तो इधर क्रॉस करता और आपके घर आ जाता, धेनु मार्केट से दूर कितना है। बोले नहीं, गरज मुझको है, मैं मुवक्किल बनकर आया हूँ। एक केस था जो बहुत बड़ा खूब चला, और वो सर सीपी रामास्वामी अय्यर मद्रास के जो एडवोकेट जनरल रहे थे काफ़ी लंबे अरसे तक, और उनका भी संस्कृत, अंग्रेज़ी, तमिल, इन भाषाओं पर इतना पांडित्यपूर्ण अधिकार था, उसे सुनना, इट वॉज ए फीस्ट टू द ईयर्स। वो आपके इतने कर्णप्रिय। वो केस में राजगोपालाचारी की वो 80वीं, सीपी रामास्वामी अय्यर की 80वीं सालगिरह मयलापुर मद्रास में, लक्ष्मीपुरम जो एक वहाँ पर गोपुर दक्षिण के मंदिरों की जैसी व्यवस्था होती है, आपने देखे होंगे, उसकी स्थापत्य कला, बहुत लंबा चौड़ा गोपुर होता है। उस गोपुर में सभा हो रही थी और राजगोपालाचारी उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। सर सीपी को सुनने के लिए टूट पड़ते थे लोग, और उसका उन्होंने जो भाषण दिया था, वैसे शब्दशः तो नहीं, पर उसका सब्सटेंशियली मुझको आज भी याद है। सर सीपी का, उसने वो जीवन की सारी वकालत में जो भी कुछ अभिलाषाएं होती है, पैसा, पटियाला कॉन्स्पिरेसी केस में 1929 में 2 दिन का क्रॉस एग्जामिनेशन, 2.5 लाख रुपए फीस महाराजा पटियाला से ली थी। आप सोचिए 1929 में केवल 2 डेज क्रॉस एग्जामिनेशन। सेडिशन केस था, आजकल बहुत चर्चा में है सेडिशन। लोग अरे गहरे नत्थु खरे भी तिलक की कक्षा में जाके बैठना चाहते हैं। दुर्भाग्य ये है कि कहाँ तिलक और कहाँ आज के जैसे, हो सकता है इनके रिकॉर्ड में भी होगा हरिनारायण चारी जी के, कि इन लोगों को तिलक की बराबरी करने का क्या शौक चल रहा है। वो भी सेडिशन की चुनौती देते हैं। पर ये उस व्यक्ति की, लॉर्ड लिलिथगो वाइसरॉय थे, लेडी लिलिथगो वॉज हिज पैरामर। सीपी रामास्वामी इतने लस्ट्रस फेस, वो वकालत, पैसा कितना, 35 लाख रुपया बार काउंसिल ऑफ तमिलनाडु को, उस समय तमिलनाडु नहीं था, मद्रास स्टेट को डोनेशन दिया कि जूनियर अभिभाषकों को, उनको उत्तेजित करने, प्रोत्साहित करने के लिए कुछ किया जाना चाहिए। हम यहाँ पर बहुत से वकील बैठे हैं और उनके योग्य पुत्र भी बैठे हैं। वैसे तो अकबर इलाहाबादी ने कहा था, एक वकील साहब के यहाँ बेटा पैदा हुआ, लो शैतान ने कहा हम भी साहबजादे हो गए। शैतान ने कहा कि हम भी साहबजादे हो गए। अब मैं उन साहबजादों से माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ जफ़र का छोटे हैं, कनिष्ठ हैं, मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ। प्यारे मियाँ साहब का नाम, मैं इसमें कुछ चुनिंदा ले, मैं सबका अगर करने जाऊँगा तो आप लोग बोर हो जाएंगे, कहेंगे बैठिए बहुत हो गया। मैं, कौन जानता है कि मोहम्मद अकबर खान एमएलए भी थे, तो यहाँ पर फर्निस बाड़े में उनके ऑफिस था। कौन जानता है कि वो बहरीन में पुलिस सुपरिंटेंडेंट भी रहे, इंटेलिजेंस उनके काबू में था। कौन जानता है, और कितने जानते हैं, कितने मृदु, कितने सरल उनके भाषा पर प्रभुत्व। और सबसे अच्छी बात, जहाँ वो बैठते थे
आते जाते पान की डिबिया, ठीक है, ये मुझको अपेक्षा रहती है और इसीलिए प्रायः मैं सोचता हूँ, क्योंकि स्वाभाविक है कि पुलिस कमिश्नर साहब अन्यत्र बहुत व्यस्त जीवन में ये इतना काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम असंभव सा लगता है। उनको अपनी ड्यूटी पहले याद आती है। खैर, मैं उनके लिए सिर्फ एक, हमारे जो संविधान निर्माता हैं, हम बाबा साहब अम्बेडकर को अक्सर संविधान का निर्माता मानते हैं और वो संविधान मान करके कि उनके वजह से हमें संविधान मिला है, पर आदि संविधान दाता जो मनु मात्र को जिसने संविधान प्रदान किया, वो मनुस्मृति का लेखक, वो मनु कमिश्नर साहब के लिए क्या कहता है? ये मनु का ही दंडः शास्ति प्रजा सर्वम, प्रजा संचालित काहे से होती है? दंडः शास्ति, दंड के भय से प्रजा सीधी चलती है। दंडः शास्ति प्रजा सर्वम, दंडः शास्ति प्रजा सर्वा, दंडा एव विरक्षति, दंडः सुप्तेषु जागर्ति। हरिनारायण चारी वो जागते हैं तो हम सो पाते हैं। अगर जिस दिन वो सोए रहेंगे तो हमारी नींदें हराम हो जाएगी। दंडः सुप्तेषु जागर्ति, वो दंड का जो भय है, वो व्यक्तिशः नहीं कह रहा हूँ, पर वो दंड का भय वो लोगों को आराम से सोने देता है। इसीलिए दंड धर्मम विदुर बुधा मनु, दंड ही धर्म है। वो दंड जो हो उसको धर्म की श्रेणी में रख करके मनु ने हमें बहुत बड़ा उपकार, अगर दंड का भय मिट जाएगा तो फिर हमें हरिनारायण चारी जी की, कमिश्नर की, डीआईजी, आईजी, और ये होता है जब दंड का भय मिट जाता है। वो हमारा सबसे पहला संविधान निर्माता, मनुस्मृति का लेखक, उसमें कई क्षेपक आ चुके हैं, वो बात अलग है, पर ये मूल मनुस्मृति। अब बताइए, यहाँ अनेक ब्राह्मण मनुस्मृति के पाठक, वाचक, हम में से कितने हैं जिन्होंने मनुस्मृति पढ़ने का, मनुस्मृति की निंदा, मनुस्मृति को गालियाँ, मनुस्मृति को चाहे जो बकवास, चाहे जो कहना, खड़े होकर के कहना ही है ना, जवाब कौन मांगता है? पर देखिए क्या किसी ने पढ़ी है क्या? किसी ने अपने घर में मनुस्मृति रखी है क्या? हम मनुस्मृति पढ़ते नहीं है। मनु ने दंड को धर्म की कक्षा में रख करके कि ये, और ये जो अभिभाषक हैं हमारे, उस दंड को अपनी सीमा में रखने के लिए ये आवश्यक है कि उस पर भी कोई दंड रहे। अगर वो असीमित हो जाएगा, वो दंड निरंकुश हो जाएगा, और उसको अंकुश में रखना ये अभिभाषकों की जवाबदारी है। अन्यथा हमें क्या ज़रूरत है साहब? सब कुछ पुलिस ही निपटा देगी, सब कुछ पुलिस ही कर देगी, न्याय व्यवस्था की क्या ज़रूरत है? इस पर उस दंड को अपनी सीमा में, अपनी परिधि में रखते हुए राज्य शासन कार्य करे। परिमितम वैभूतम अपरिमितम भव्यम। जो कुछ हुआ है वो सब सीमा में है, सब में एक परिधि में आ गया। जो होना बाकी है, जो अविशेष है, वो अपरिमित है, अपरिमितम भव्यम, वो बहुत भव्य है। कितना कितना आप कर लेंगे? आपने रात के 12 बजे, आपको रात के 1:30 बजे, आपको रात को अर्ली मॉर्निंग 4 बजे, कितनी हमने सारी सुविधाएं, लोग किस तरह से निश्चिंत होकर अपने जीवन का सुख भोग सकें। अब इसमें जहाँ सीमा का उल्लंघन होता है, तब यहाँ हमारे जो अभिभाषक हैं जिनके हम चित्र देख रहे हैं, तब हरबंस सिंह जी खड़े हो जाते हैं, तब प्यारे मियाँ खड़े हो जाते हैं। अनवर एक केस था, महू का एक नामी गिरामी गुंडा, 35 फ्रैक्चर, ब्लीडिंग फ्रॉम ऑल
bodily cavities, nasal, mouth, ear, intracranial injuries, and the doctors say the cause of death cannot be determined. अब मैं सतीश भाई से पूछूं कि भाई बताओ तो 35 fractures, bleeding from all body cavities, the cause of death cannot be determined. What else is to be determined? You don't have to determine anything. The conclusion is foregone. उसमें प्यारे मियाँ उसकी तरफ से लड़ रहे थे. प्यारे मियाँ मोहम्मद अकबर खान, वो 1962 में इंदौर से सुप्रीम कोर्ट में पहले वकील थे जो अपीयर हुए थे. जाते तो सब हैं, नाम एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट सब लिखते हैं. उन लोगों को हमें उनसे शिक्षा लेनी है. मैं उस केस में नहीं पढ़ना चाहता, वो राजनीतिक विषय हो जाएगा. शाहबानू का आप सब जानते हैं, उसकी चर्चा हमें नहीं करनी है. उनके व्यक्तिगत गुण और उनका एक प्रसाद जो प्रायः दिन में 1-2 बार मुझको मिलता ही रहता था. वो जहाँ बैठते थे वहाँ से आते जाते, ज्ञानी आज पान नहीं खाओगे, वो मुझे बहुत सरलता से पान दे देते थे. बनारस मेरा ननिहाल है, वैसे ही पान का शौक़ है, पान खा लेते थे. वो उनका आज भी उपकार, उनका बड़प्पन, उनकी सादगी, उनका भाषा पर प्रभुत्व, ये सब गुण हमें आत्मसात करने के लिए प्रेरित करते हैं. यहाँ और एक नाम मैं लेना चाहूँगा, श्री लक्ष्मी शंकर जी शुक्ल. उनके सुपुत्र यहाँ विराजित हैं. लक्ष्मी शंकर जी, अगर वकालत का कोई प्रेजेंटेबल फॉर्म हो कि वकील कैसा हो, चित्र देख के ही उसको प्रेरित हो जाए वो कि मुझे तो ये बनना है. और हकीकत में जब मैं पढ़ता था, क्योंकि मेरे गांव से उनके एक जूनियर थे श्री पांधरी वाला, उनसे मिलने जाता और लक्ष्मी शंकर जी शुक्ल का चित्र देख करके मुझको लगता था कि वकील बनना हो तो ऐसा ये चित्र होना चाहिए. पर क्या करूं, नियति ने मेरे बाल उड़ा दिए. वो उनका जो घना चेहरा और इतना प्रभावशाली व्यक्तित्व और इतना आत्मविश्वास, वो आत्मविश्वास इस हद तक, इस सीमा तक कि वो जो सामने बैठा हुआ जज महामूर्ख है, ही इज मिस्टर ब्लैंक, ये कहने में उनको झिझक नहीं होती थी. तो एंड मिस्टर ब्लैंक को उनकी जो प्रस्तुतिकरण की जो शक्ति थी, कई केसेस हैं शहर के आपराधिक जगत में, अगर किसी को बहुत अधिक आवश्यक, बहुत ज़्यादा वकालत, तो लक्ष्मी शंकर शुक्ल के चित्र से प्रेरित करें. यहाँ भाई अशोक बैठे हैं. एक अशोक तो उनके सुपुत्र कहीं बाहर घूमने गए लक्ष्मी शंकर जी के, पर अशोक गर्ग हिंदी का, अगर किसी को सचमुच ही न केवल गर्व हो हिंदी साहित्य का, जिसको सच्चा प्रेम, और इस लाइब्रेरी में उनकी दी हुई हजारों पुस्तकें उपलब्ध हैं, ऐसे दानदाता, ऐसे हिंदी प्रेमी सूरजमल जी गर्ग से दोपहरी में मिलने का अवसर आया. और उनकी लाइब्रेरी हिंदी साहित्य की, उन्होंने मुझे एक पुस्तक भेंट की थी, और वो पुस्तक नाम तो सूरजमल था पर गर्ग नहीं, सूरजमल जाट, जो भरतपुर में जाकर के लुटेरा, जब ये आगरा के पास वो सीपरी बन रहा था तो सारे पत्थर उखाड़ उखाड़ कर संगमरमर के वो भरतपुर ले आता था. उनकी भाषा पर जो पांडित्यपूर्ण अधिकार था, सिविल हो, फौजदारी हो, संवैधानिक मामले हो, सभी, ऐसा कोई विषय नहीं, उन्होंने जो सेवा की है. और शुक्ल जी के बारे में, वो तो नगर के मेयर रहे, उनकी नागरिकता के प्रति जागरूकता, उनका मुंशी पार्षद था मन्नू चौक से. अब जिसका मुंशी पार्षद हो वो मेयर बन जाए, वो वकील जिसके यहाँ मुंशीगिरी करता था वो तो मेयर बनने ही थे. उन्होंने जो नगर की सेवा की है, ये हमारे इन अभिभाषकों के यहाँ पर अशोक, कई अशोक देखिए, 3-4 अशोक तो हमारे वकालत के पेशे में चलते ही रहेंगे.
अशोक चितले भी है, अशोक शुक्ला भी है, अशोक सेठी भी है, अशोक गर्ग भी है। ये इतने अशोक हो गए कि सब कहीं उसका समुच्चय कैसे उनको जोड़ा जाए। अगर कोऑपरेटिव का मामला हो तो सेठी जी, केएल सेठी से अच्छा कोई वकील नहीं विभाग में थे। सारी उसकी बारीकियाँ, उनका साहित्य, उन्होंने इतनी किताबें लिखी। और वो मैं चाहता हूँ अगर अशोक सेठी चाहे तो हिंदी के जो संस्करण हैं इस सभा में रख दें, इसमें लाइब्रेरी में रख दें, ताकि केएल सेठी जी का भी नाम चलता रहेगा, उनको भी दूसरे भी लाभान्वित होंगे। अब यहाँ पर अशोक चितले के पिताश्री श्री के.ए. चितले, होलकर के ज़माने में वो शिक्षा मंत्री रहे। शिक्षा मंत्री के बाद में एडवोकेट जनरल बने। एडवोकेट जनरल काफ़ी लंबे अरसे तक, और उनका एक अंग्रेज़ी के प्रति उनका एक अपना अधिकार तो था ही, पर एक वो भी उससे सम्मोहित थे। और वो सम्मोहन जो है आंग्ल भाषा का उस समय व्यावसायिक सफलता के लिए शायद आवश्यक रहा होगा। यहाँ जितने मैं आपको इसी वक्त, क्योंकि ये दूसरा अब इसको समन, ये तो नॉन अवेलेबल वारंट आ गया है, तो मैं तो बैठता हूँ, आप आइएगा कमिश्नर। अनुभवों को सुनना हमेशा अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। और ख़ास करके जो युवा वर्ग है उनको बैठना ही चाहिए साथ में, जिससे जीवन में आगे बढ़ने के बहुत अवसर उपलब्ध होते हैं। क्योंकि समय की अपनी एक सीमा है, और आपका जो उद्बोधन है, बहुत सारी स्मृतियां हैं जिसको सहेजा जाए यदि, तो एक किताब और तैयार हो सकती है। इंदौर के अभिभाषकों के जो किस्से हैं, जो बार बार चतुर्वेदी जी कह रहे हैं यहाँ पर, उनके किस्से यदि मिलें तो वो युवा पीढ़ी को आगे बढ़ने में मदद करेंगे। आपस में बोलचाल में तो बहुत सारी बातें आती हैं, लेकिन यदि कहीं वो नोट डाउन हो जाए तो वो मजाकिया भी होंगे, और जो केसेस हैं वो किस प्रकार से उन्होंने अपने सॉल्व किए या हल किए, तो उससे प्रेरणा मिलेगी खास करके इंदौर की युवा पीढ़ी को। मैं अनुरोध कर रहा हूँ हमारे माननीय पुलिस कमिश्नर महोदय श्री हरिनारायणचार्य मिश्र जी से कि वो यहाँ आएँ और अपनी बात रखें। श्री मिश्र जी। आज के इस बेहद गरिमापूर्ण कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित माननीय न्यायमूर्ति श्री सुबोध अभयंकर साहब, श्री न्यायमूर्ति श्री बी.डी. ज्ञानी जी, मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति के प्रधानमंत्री प्रोफेसर सूर्य प्रकाश चतुर्वेदी जी, श्री सत्यनारायण सत्तन जी, यहाँ उपस्थित बार के सभी प्रबुद्ध सदस्यगण, आज मुख्य तौर पर इस कैलेंडर का विमोचन का क्षण है, लेकिन इसके विमोचन के लिए मुझे लगता है कि इंदौर में इससे बेहतर जगह नहीं हो सकती थी। और इसके सबसे महत्वपूर्ण कि इस संस्था से सबसे पहले तो एक हिंदी का जो कि जनभाषा है उसके जोड़ने में और प्रचार प्रसार में इस संस्था की बड़ी अहम भूमिका रही है। और दूसरी तरफ मुख्य तौर पर श्री ज्ञानी जी महात्मा गांधी का जिक्र कर रहे थे, और वो स्वयं एक अभिभाषक होकर जिस तरह हिंदी से जुड़े थे और इस संस्था से जुड़े थे, इस संस्था में बार बार आ चुके थे, इसके उत्थान में, इसके स्थापना में उनका लगातार अनवरत सहयोग था, योगदान था। इसलिए मुझे लगता है कि शायद इस कार्य के लिए सबसे बेहतर स्थान था। उन्होंने बार बार, आपने गांधी जी का जिक्र किया तो उनकी एक दो घटनाएं हमें याद आ रही हैं। वो बार बार क्षेत्रीय भाषाओं पर, हिंदी पर जो कि जन भाषा थी, उन्होंने काफी जोर दिया।
उनका मानना था कि अगर हम, ये भी स्वतंत्रता आंदोलन का मुख्य साक्षी रहा है, ये भवन, ये पुस्तकालय, ये ग्रंथालय, और इस पूरे दौर में यहाँ पर न सिर्फ स्वतंत्रता सेनानी आते रहे, स्वतंत्रता से जुड़े हुए बहुत सारे घटक, बहुत सारे उत्प्रेरक, उसके हमारे जो भी नेतृत्वकर्ता थे यहाँ पर आते रहे, और जनभाषा पर उन्होंने बड़ा जोर दिया। उन्होंने कहा कि अगर लोगों तक अपनी विचारों को प्रभावी ढंग से संप्रेषित करना है, पहुंचाना है, तो उसमें हिंदी का कोई विकल्प नहीं है। और मुख्य तौर पे जब एक अभिभाषक के रूप में जब वो दक्षिण अफ्रीका से यहाँ आए थे, और आने के बाद जब यहाँ पर घूम घूम कर, चाहे चंपारण सत्याग्रह हो, चाहे खेड़ा सत्याग्रह हो, जगह जगह पे जाके लोगों को उन्होंने जब नेतृत्व दिया, तो उस समय आगे उन्होंने हमेशा जनभाषा का ही उपयोग किया, और लोगों में जो उनके प्रति एक सम्मान, जो एक श्रद्धा, जो स्वीकार्यता हुई, उसका एक बड़ा कारण जनभाषा थी। 1942 में 42 में एक घटना हुई। 42 में पुणे में एक महिला को किसी एक्ट के उल्लंघन में उस समय की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अचानक पकड़ कर ले जाने लगी। स्थानीय जो भी प्रशासन था उसने पकड़ करके उस महिला को लेकर जाने लगे। वो महिला अकेली थी और उसके पास बहुत सारे उसने गहने पहन रखे थे। जब उसे लगा कि उसे अनिवार्य रूप से अब जाना पड़ेगा, तो उसने सारे गहनों की एक पोटली बना ली, और पोटली बना करके उसने भीड़ में देखा एक व्यक्ति को, जिस व्यक्ति ने मुख्य तौर पे खद्दर पहन रखा था, और उस व्यक्ति को देखते हुए उसने उसको फेंक दिया उस तरफ। उस व्यक्ति ने उस पूरे गहने को अपने हाथ में ले लिया, लेकिन उसने पूछा कि आप मुझे जानती नहीं हैं और अचानक आपने सारे गहने मेरे हाथ में दे दिए, इसका कारण क्या है इतना विश्वास का? उन्होंने कहा कि देखिए, मैं इतने लोगों को देखा, आपने खादी पहन रखी है, और आपने खादी पहन रखी है, मैंने अभी उस समय कुछ दिनों पूर्व उस शहर में, पुणे की घटना है, पुणे शहर में हुई थी, मैंने अभी कुछ दिनों पहले महात्मा गांधी को सुना था तमाम इन पर, और उनको मैंने बड़ी ध्यान से, ग्रामीण महिला थी, और सुना था, और मुझे लगा कि अगर इस संपत्ति, इस मुख्य तौर पे विपत्ति के, चुनौती के इस क्षण में अगर मैं किसी पर भरोसा कर सकती हूं, तो उसका प्रतीक के रूप में मैंने आपको माना और मैंने दे दिया, और मुझे विश्वास है कि आप मुझे पता करके मेरे घर तक पहुंचा देंगे, या मैं छूटूंगी तो मेरे तक पहुंच जाएगा। तो यह इसलिए संभव था, एक तो विचारों का प्रवाह है और स्वीकार्यता मुद्दा है ही, दूसरा मुद्दा है कि अगर वो जनभाषा का इस्तेमाल ना होता, अगर भाषा का प्रवाह जो आम व्यक्ति की भाषा है, अगर उसमें ये सारे संप्रेषण और सारे प्रवाह ना होते, तो शायद बात उतनी प्रवाहमय ढंग से आम जनता तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए मध्य भारत जो हिंदी साहित्य समिति है, इसका भी स्वतंत्रता के पूरे दौर में, इस पूरे लड़ाई में, पूरे संघर्ष में एक काफी प्रभावी योगदान रहा है। और मुख्य तौर पर स्वतंत्रता संग्राम में देखें तो प्रारंभिक दौर में सबसे बड़ा जो योगदान रहा हमारे अभिभाषकों का रहा। लोगों को जागरूक करने से लेकर के, उन्हें उत्प्रेरित करने से लेकर के, और अलग अलग मोर्चों पर कानून सम्मत तरीके से हो, या फिर लोगों को जागरूक करके किसी चीज के लिए मोटिवेट करना हो, उत्प्रेरित करना हो, उसमें प्रारंभिक दौर में सबसे आगे हमारे अभिभाषक रहे। तो मुख्य तौर पे इन सारे चीजों से, सारे तथ्यों से जुड़ने के कारण मुझे लगता है कि बड़ा जगह का, स्थल का चयन बड़ा समीचीन है, बहुत ही सबसे ज्यादा शायद बेहतर चयन है। दूसरी तरफ हम जो लिखते हैं, पढ़ते हैं, जो चीजें संप्रेषित करते हैं, उनका बड़ा असर होता है। मैं पिछले दिनों एक पढ़ रहा था, एक इंटरनेशनल एजेंसी है वियना में, जो कि मेंटल हेल्थ पर काम करती है, हमारे जो मानसिक जो स्वास्थ्य है उस पर काम करती है। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी जो सामान्य तौर पर जो संक्रामक बीमारियां हैं, संक्रामक बीमारियां तो ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम विकसित हो रहे हैं, उसमें विकसित होने के साथ साथ हमारी असंक्रामक बीमारियां बढ़ रही हैं। असंक्रामक बीमारियों से मतलब है कि जो लाइफ स्टाइल से पैदा हुई बीमारियां हैं, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, हाइपरटेंशन हो, डायबिटीज हो,
या इस तरह की थायराइड हो, जो भी इस तरह की बीमारियां हैं वो मुख्तलिफ लाइफ स्टाइल से जुड़ी बीमारियां हैं। आज भी अमेरिका की सबसे बड़ी जो बीमारी है इंसोमेनिया है, अनिद्रा है, जो कि लाइफ स्टाइल से पैदा हुई बीमारी है। तो इसके कारण जब इस पे शोध हुआ तो इसमें भी इसी तरह की एक बीमारी हम जानते हैं डिप्रेशन है। सुसाइड्स की घटनाएं शहरों में बड़ी तेजी से बढ़ रही हैं। आज भारत के लगभग हर शहर में लगभग जितने होमिसाइड पे डेथ होते हैं किसी भी शहर में, उससे लगभग 4 गुना से 6 गुना ज्यादा डेथ जो होते हैं वो सुसाइड से होते हैं। लगभग ये 4 गुना से, इंदौर में लगभग 4 गुना है संख्या। 100 के आसपास अगर होमिसाइडल डेथ्स हैं तो लगभग 4 से 450 यहाँ पे सुसाइडल डेथ्स हैं हर साल। उसमें एक प्रयोग हुआ मुख्यतः वियना में, जो एजेंसी थी उसने प्रयोग किया। उसने कहा कि जो घटनाएं होती हैं, अगर कोई सुसाइड की घटना हो और उसमें अगर अखबारों में उसके बारे में न लिखा जाए, अगर सारे अखबार मिलकर के इस बारे में तय करें कि उसका हम निश्चित अखबारों में उसका बारे में एक सूचनात्मक तौर पे कहीं दे सकते हैं, लेकिन विशिष्ट तौर पे उसको कवरेज हम नहीं करेंगे। और लगातार 3 महीने तक इस तरह का उन्होंने प्रयोग किए कई शहरों में। पता चला कि इस तरह के प्रयोग से इस तरह की घटनाओं में 60% की कमी आ गई। उन्होंने सैंपल के तौर पे अलग अलग 2 शहरों को लिया और जिन शहरों में बिल्कुल रोक दिया गया, यानी कि इस तरह की सूचना का, इस तरह के सूचनाओं के प्रवाह का जो हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, इन चीज़ों का बड़ा एक असर होता है। तो मुख्य तौर पे एक हिंदी साहित्य से जुड़ी हुई संस्था और जिस तरीके से एक लोगों के दिमाग पर जो हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, जिस तरह से एक पूरे समाज पर असर होता है, उसमें इस तरह की संस्थाओं का बड़ा अहम भूमिका होता है। एक सकारात्मक सोच और सकारात्मक लेखन के माध्यम से समाज में हम सकारात्मकता प्रसारित कर सकते हैं। मुख्य तौर पर इस गौरवपूर्ण क्षण पर, इस आयोजन पर मैं पूरी टीम को बधाई देता हूँ। हिंदी साहित्य समिति के जो पूरी टीम है उनको मैं बधाई देता हूँ। बार के जो सम्मानित सदस्य हैं उनको बधाई देता हूँ। और सबसे बड़ी बात कि माननीय न्यायमूर्ति महोदय हम लोगों के बीच में, और इस क्षण पर मुख्तः साहित्य में इस तरह की अभिरुचि होना ही वहाँ उनको यहाँ तक ला सकता है। इसलिए निश्चित तौर पर हम उनके अनुग्रहित हैं कि उन्होंने इस क्षण पर अपना बहुमूल्य समय निकाला। इस अवसर पर सभी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। बहुत धन्यवाद। ज्ञानी जी कुछ 1 मिनट अपनी बात रखना चाहते हैं। खतरे की घंटी है, मैं दोबारा नहीं बोलूँगा, पर जो क्रिमिनल प्रैक्टिस करते हैं और हमारे यहाँ का जो आज का वातावरण है और हमारे पास अधिकारी बैठे हैं, देखी जो गुनहगारों पर रहमते परवरदिगार, देखी जो गुनहगारों पर रहमते परवरदिगार, बेगुनाहों ने पुकारा। हम भी गुनहगारों में हैं। और एक आनंद नारायण मुल्ला थे, बहुत काबिल वकील, बहुत अच्छे जज, इलाहाबाद हाई कोर्ट के। उन्होंने एक बहुत फैसला बड़ा लिख दिया था कभी पुलिस के खिलाफ, रिपोर्टेड केस है 73, आप सुप्रीम कोर्ट में देखिएगा। वो केस की बात नहीं करता हूँ, पर उनका तकिया कलाम था, वो कौन हैं जिनको तौबा की मिल गई फुर्सत। भाई तौबा करने की फुर्सत किसको मिलती है? वो कौन है जिनको तौबा की मिल गई फुर्सत, यहाँ तो जुर्म भी करने को ये जिंदगी कम है। बहुत धन्यवाद। श्री मिश्र जी भाषा की बात कर रहे थे तो मुझे याद आया कि जब गांधी जी चंपारण गए थे 1917 में, तो उनको भाषा वहाँ की नहीं आती थी और किस ढंग से उन्होंने बिना एक राजनीतिक दल को सहयोग में लिए, उन्होंने कहा कि मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा और 25,000 एप्लीकेशंस तैयार की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उनके राजकुमार शुक्ल जी के साथ में मिल करके, और उन किसानों के लिए आवाज़ उठाई जो करीब 90,000 वर्ग मील में खेती हो रही थी, नील की खेती। और बिना किसी सहयोग से वो जब किताब पढ़ते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, बाद में उन्होंने पब्लिश की सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ में, तो ध्यान में आता है कि उस दौर में किस प्रकार के अभिभाषकों ने उन बेजुबान किसानों के पक्ष में खड़े होकर के आवाज़ उठाई और अंततः वो नील की खेती बंद हुई। उसको देखना चाहिए, उस इतिहास को। मैं अनुरोध कर रहा हूँ, बहुत आदर के साथ में आमंत्रित कर रहा हूँ न्यायमूर्ति श्री सुबोध अभ्यंकर जी को कि वो यहाँ उद्बोधन में उपस्थित हूँ। श्री अभ्यंकर जी। धन्यवाद।
सर्वप्रथम मैं मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य समिति का दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया और आमंत्रित भी मुख्य अतिथि के रूप में किया। मुझे जब घनश्याम यादव जी ने पहली बार कहा कि मुझे यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में आना है, तो उस समय तक ये बात नहीं हुई थी कि कैलेंडर में वरिष्ठ अधिवक्ताओं का फोटोग्राफ भी छपने वाला है और उनके ऊपर ही आधारित ये थीम इस बार के कैलेंडर की है। तो मेरे मन में जो एक ख्याल ये आया कि यूजुअली मैं किसी कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेता हूँ, तो बस एक नकारात्मक भाव मेरे मन में आया। लेकिन जैसे ही मुझे पता पड़ा कि यहाँ पर सीनियर एडवोकेट्स का फोटोग्राफ है और इस बार का जो केंद्र बिंदु जो है इस कैलेंडर का वो सीनियर एडवोकेट्स हैं, तो मेरे पास और कोई चारा नहीं था, बल्कि ये कहूँ कि वो नकारात्मक भाव खत्म हो गया। और मैं आपसे ये भी कह सकता हूँ कि अगर यादव साहब मुझे केवल एक श्रोता के रूप में यहाँ पे बुलाते तो भी मैं उतनी ही खुशी से आता जितना आज मैं मुख्य अतिथि के रूप में आया हूँ। ये इस कैलेंडर में जितने भी वरिष्ठ अधिवक्ताओं के फोटोग्राफ्स हैं, मैं उनसे सभी से मेरा मुलाकात तो नहीं हो पाई, लेकिन उनमें से कुछ एडवोकेट्स ऐसे हैं, सीनियर एडवोकेट्स, जिनके साथ में मैंने काम किया है, उनके साथ में काम किया है, उनके अगेंस्ट में काम किया है और उनसे मेरा परिचय रहा है। उनमें GM जाफेकर साहब, ओबराय साहब, जयसिंह जी, सराफ साहब और मेहता साहब, तो इन सभी से मेरा अच्छा परिचय रहा है। पर GM जाफेकर साहब और जयसिंह से मेरा ज़्यादा परिचय रहा है। जाफेकर साहब सिविल के महारथी थे और जयसिंह जी क्रिमिनल के महारथी थे। हालांकि मैं दोनों ही विद्याओं में पारंगत नहीं हो पाया, लेकिन अब जैसा भी हूँ मैं अब आप लोगों के सामने हूँ। मैं इसी अवसर को पर आपको एक जाफेकर साहब के साथ मेरा एक केस हुआ मैंने किया था, उसके बारे में कहना चाहूँगा कि जाफेकर साहब को वैसे किसी ने भी कभी गुस्से में नहीं देखा या किसी भी जज से किसी ऊंची आवाज़ में बात करते हुए नहीं देखा। लेकिन एक केस में मालवा मिल का कुछ केस था, वो 15-20 साल पुरानी बात है और करीब 10-15 लोगों को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से डिमोलिशन का नोटिस आया कि आपने इंक्रोचमेंट किया हुआ है और केवल 24 घंटे का उन्होंने समय दिया कि उसको आपको रिमूव करना है। और लोग बड़े गरीब थे, वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि साहब ऐसा ऐसा है, नोटिस मेरे को दिखाया और मुझे कहा कि वो जो भी कुछ हो आप इसकी पिटीशन तैयार कीजिए और इसमें अपने को जाफेकर साहब को करना है और हम फीस शायद नहीं दे पाएंगे। ये उन्होंने मेरे साथ शर्त रखी। मैंने कहा ठीक है, अपन प्रयास करके देखते हैं। मैं जाफेकर साहब के पास गया पिटीशन वगैरह ड्राफ्ट करके, तो बोले ठीक है आप फाइल कर दीजिए, मैं सुबह आ जाऊँगा। और पिटीशन मैंने ड्राफ्ट की, फाइल की, उसमें मेंशन स्लिप ली और सुबह 10:30 बजे वहाँ जज साहब के यहाँ पहुँच गए। 10-10:30 बजे से उनको मेंशन किया कि साहब इसमें डिमोलिशन का मामला है, घर के बाहर हमारे बुलडोज़र खड़े हुए हैं और कभी भी उसमें डिमोलिशन हो सकता है। तो जज साहब ने कहा ठीक है आप बैठिए, आपके नंबर पे हम लेंगे। 10:30 से 1:30 बज गया, 1:30 से 4:30 बज गया, नंबर नहीं आया है। जाफेकर साहब फिर खड़े हुए, उन्होंने कहा कि साहब ऐसा ऐसा है और इसको सुनना बहुत ज़रूरी है। बोले अब 4:30 टाइम जज साहब बोले 4:30 का टाइम हो गया है, अभी तो अब मैं नहीं सुनूंगा, लेकिन सुबह 10:30 बजे आपका केस ज़रूर सुन लूँगा मैं। बात खत्म हो गई। उसके बाद में शाम को मेरे को पक्षकारों का फ़ोन आया कि साहब वो बुलडोज़र जो है वो डिमोलिश कर दिया उन्होंने, वो बाहर ही खड़े हुए थे और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने केवल अपने को इतनी छूट दी थी कि अपनी पिटीशन में कोई ऑर्डर हो जाए। तो मैंने जाफेकर साहब को फ़ोन किया कि साहब इसमें आपको सुबह आने की ज़रूरत नहीं है, मैं देख लूँगा, क्योंकि अब वो पिटीशन जो है वो इन्फ्रक्चुअस हो गई है, इसमें कुछ बचा नहीं। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद मैं सुबह 10:30 बजे कोर्ट में पहुंचा तो देखा सुबह 10:30 बजे जाफेकर साहब उस कोर्ट रूम में सबसे आगे बैठे हुए। और जाफेकर साहब का ये था कि वो यूजुअली 10:30 बजे नहीं आते थे, वो 11:45 बजे तक रेगुलर कोर्ट में आते थे। उस दिन वो 10:30 बजे आके सुबह आके बैठ गए। मैंने कहा कि सर इसको तो मैं देख रहा हूँ, मैंने कहा आपको कोई दूसरे का कोर्ट में काम हो तो आप देख लीजिए उसे। तो बोले नहीं मैं देखता हूँ क्या करना है। उसके बाद में जब जज साहब आए उन्होंने कहा हाँ सर जाफेकर साहब क्या कहना है आपको। तो उन्होंने सिर्फ 2 लाइन कही और उन्होंने कहा कि आपने हमारा केस कल नहीं सुना था, इसलिए बुलडोज़र ने अपना काम कर दिया। और उनका इशारा सिर्फ यही था कि आपने अपना काम नहीं किया, बुलडोज़र ने अपना काम ज़रूर कर दिया। तो वो जो
पल था और वो जो बात थी उनकी, वो मुझको चुभ गई और सबको भी चुभी होगी वो। और वो जाफेकर साहब चुपचाप वहाँ से निकल गए, उसके बाद उन्होंने एक भी शब्द नहीं कहा। लेकिन मुझे अभी भी याद है, और मैं ये बात हमेशा जब भी मैं अपनी डायस पे बैठता हूँ, अपनी सीट पे बैठता हूँ, मुझे हमेशा ये बात याद रहती है कि मुझे अपना काम करना है। इसलिए मैं कभी भी ये नहीं सोचता हूँ कि 4:30 बज रहा है या 5:30 बज रहा है या 6:30 बज रहा है। मेरा प्रयास यही रहता है कि लोगों को न्याय मिले। जहाँ तक इस कैलेंडर में जो सीनियर एडवोकेट्स के नाम और जो फोटोग्राफ्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि उन सभी ने विधि के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है, विधि की व्याख्या की है। लेकिन जो उससे भी बड़ा जो काम है वो ये है कि उन्होंने एक मानदंड स्थापित किया है अपने अपने क्षेत्र में, चाहे सिविल हो, क्रिमिनल हो, कॉन्स्टिट्यूशनल हो, कोऑपरेटिव हो या रेंट लॉ हो। और हम सब लोगों को, उसमें जज भी शामिल हैं, जज हो चाहे एडवोकेट्स हों, उन सभी को एक मानदंड को फॉलो करने का एक उदाहरण दिया है। तो मैं इसी के साथ अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर आपने जो है एक वाकया शेयर किया, और उसको याद रखना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और मैं अपना काम कर रहा हूँ, ये यदि अपने देश में जज्बा है तो फिर ये देश को कहीं कोई खतरा नहीं हो सकता। मैं बहुत आदर के साथ में अनुरोध कर रहा हूँ सभापति माननीय श्री सत्यनारायण सत्तन जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो यहाँ उद्बोधन हेतु उपस्थित हों। आदरणीय सत्तन जी। उपस्थित सज्जनों, देवियों, जहाँ पर माननीय न्याय रत्न विराजमान हों, जहाँ पर अभिभाषकों का झुंड विराजमान हो, वहाँ पर अदालत होती है, क्योंकि पुलिस भी है। जहाँ पुलिस हो, वकील हो, न्याय रत्न हो, निस्संदेह वो अदालत होती है। तो हिंदी साहित्य समिति का ये जो सभागार है, कोर्ट रूम बन करके खड़ा हो गया है, अदालत बन के खड़ा हो गया है। और अदालत के पास में अगर कोई वस्तु होती है तो वो एक है अदा और दूसरी है लत। अदालत शब्द में हम शब्द के शिकारी हैं, हम शब्द की आराधना करते हैं। आपकी तरह अधिकृत भाषा नहीं बोलते। आप अधिकृत भाषा बोल करके क्रमांक गिना सकते हैं कि ये धारा दिमाग ये है, ये इसके अंतर्गत ही आता है। हम साहित्य के लिए जीव हैं, साहित्य के सरोवर में स्नान करते हैं, इसलिए हम अदालत को अदालत की तरह देखते हैं, शब्द की तरह से देखते हैं और इसे समझते हैं कि अदालत में 4 अक्षर हैं। एक तरफ अदा है, दूसरी तरफ लत है। पहला अक्षर है आ, वो कहता है आओ। दूसरा अक्षर है द, वो कहता है अब आ गए हो तो कुछ दो। तीसरा अक्षर है ला, वो कहता है लो। और चौथा अक्षर है त, वो कहता है तबाह हो जाओ। आओ, दो, लड़ो और तबाह हो जाओ। साहित्य तबाह नहीं होना चाहता। साहित्य जो है वो अमृत की धारा को बहाने का काम करता है। हम साहित्य समिति के लोग हैं। सूर्य प्रकाश जी यहाँ पर बैठे हैं। ज्ञानी जी ने संपूर्ण ज्ञान का कोष जो है आप तक पहुँचा दिया है। सारा का सारा जो संवैधानिक विश्लेषण था उन्होंने अपनी भाषा में आप तक पहुँचा दिया है। उसका परिणाम है कि माननीय मुख्य अतिथि और चारी जी को संक्षिप्त टिप्पणियाँ करना पड़ी। ये संक्षिप्त टिप्पणियां जीवन के उस उद्देश्य की पूर्ति करते हैं जो साहित्य की संविधा को अच्छी तरीके से जानते हैं। मैं आओ, देओ, लड़ो और तबाह हो जाने की भारत को स्वीकार नहीं करता हूं। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं कि आप हमारी रक्षा करते हैं। हम तो अपराधी की तरह खड़े हैं यहाँ। अब हमारा केस कौन लड़ेगा? वकील। और वकील क्या है? सत्य और झूठ की सीमा पर गड़ा हुआ मील वकील। तो वकील, जज
और पुलिस के बीच में खड़े होकर के अपना बयान बहुत ही सोच समझ करके अपराधी को देना पड़ता है। तो मैं अपराधी की तरह नहीं, क्षमा प्रार्थी की तरह आपके बीच में खड़ा हुआ हूँ कि आपको श्रवण करने के पश्चात जो अभिभाषकीय तत्व हमें प्राप्त हुए हैं, हम उसे जीवन में ग्रहण करते हुए उस संहिता का पालन करेंगे और अपने आचरणों को सुधारने के लिए ठीक उसी तरीके से आचरित होते रहेंगे जिस तरीके से आपके संविधान में संख्या में कानून के ABCD दिया करते हैं। आपने यहाँ पर पधार करके हम पर जो उपकार किया है, जो हम लोगों को एक दिशा दर्शन प्रदान किया है, उसके लिए हम अनुग्रहित हैं, आभारी हैं। और इस आभार की अभिव्यक्ति केवल शब्दों के माध्यम से नहीं, आचरण के माध्यम से की जा सकती है और हम संवैधानिक आचरण करने के लिए संकल्पबद्ध होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। मैं क्षमा मांगने के लिए दोबारा आपके सामने हूँ। वैचारिक श्रृंखला में जो व्यवधान होते हैं, शंभू दयाल जी सांघी को मैं भूल गया। शंभू दयाल जी सांघी इस व्यवसाय के अलंकरण थे। शंभू दयाल जी सांघी हिंदी के हिमायती थे। उसके साथ साथ जो जिला कोर्ट से गुजरते हैं, हम एक न्यायमूर्ति संवत्सर मार्ग से गुजरते हैं। मैं उनका नाम भी लेना भूल गया। मुझे वाया मेहता जब भी मिलते केम छे गुजराती में संभाषण का वो अवसर मैं खो बैठा। ये क्षमा मांगनी थी। मैं सिर्फ अब आपको शऊर सिजदा नहीं है मुझको, शऊर सिजदा नहीं है मुझको, तू मेरे सिजदे की लाज रखना। ज़फ़र, शऊर सिजदा नहीं है मुझको, तू मेरे सिजदे की लाज रखना। ये सर तेरे आस्था से पहले किसी के आगे झुका नहीं है। बहुत धन्यवाद। मैं मंचासीन अतिथियों से अनुरोध कर रहा हूँ कि वे आज के जो दीर्घदशिका है उसके विमोचन हेतु उपस्थित हों। आदरणीय अनिल भोजे जी को मैं निवेदन कर रहा हूँ कि वो आएँ और सहयोग करें। तीन शब्द बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क में। एक तो है कत्ल, दूसरा है कानून और तीसरी है करुणा। तो या तो कत्ल से समस्या हल होगी या कानून से होगी। और साहित्यकार हमेशा कोशिश करता है कि करुणावान बना रहे, क्योंकि पहला श्लोक वाल्मीकि के मुख से निकला था वो करुणा से प्रेरित था, जिसने दुनिया को मार्गदर्शन दिया। तो कानून अपना काम करेगा और करुणा साथ साथ बहेगी तो ये समाज में समन्वय बना रहेगा। मैं अनुरोध कर रहा हूँ, श्री छजलानी जी को यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ और अनिल भोजे जी से अनुरोध है कि वे उनका सम्मान करें, जिन्होंने, सभी अतिथियों से भी अनुरोध है कि जिन्होंने इस सुंदर पेंटिंग में बहुत कम समय में इसको प्रकाशित करने में अपना सहयोग दिया है। छजलानी जी और भोजे जी से अनुरोध है कि वे उनका सम्मान करें, क्योंकि ये महत्वपूर्ण होता है एक एक चीज को देखना और प्रकाशित करना। अभ्यंकर जी से अनुरोध है कि वे प्रिंटिंग करने वाले श्री छजलानी जी का स्वागत करें। अधिक समय न लेते हुए हमारे प्रकाशन मंत्री, जिन्होंने बहुत मेहनत से ये कैलेंडर तैयार किया है, उन्हें आभार हेतु यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ। श्री भोजे जी। नमस्कार। मंच पर दो विशिष्ट लोग बैठे हुए हैं, दो टीचर बैठे हैं और दो न्यायमूर्ति बैठे हैं, हमारे मित्र बैठे हैं, पुलिस प्रशासन बैठा है। श्री हरिनारायण जी चारी मिश्र जी जो प्रथम कमिश्नर इंदौर के, हमारे सुबोध जी अभ्यंकर हमारे इंदौर के घर के हैं,
न्यायमूर्ति जी है, ज्ञानी जी हमारे घर के हैं, सत्तन जी हमारे समिति के ही हैं और प्रधानमंत्री जी हमारे बैठे हैं। इस अवसर पर ये जो दिनदर्शिका हिंदी में हमने कोशिश की है, क्योंकि मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति हिंदी को बढ़ावा देता है और ये हम कोशिश कर रहे हैं कि हर साल हिंदी को ही बढ़ावा देकर हिंदी में ही ये इसको अगले साल भी बहुत अच्छी तरह से हम करने का सोच रहे हैं। और इस समय हमको समय कम मिला, कुछ जानकारी हमको देर से मिली। इस जो 12 परिवार जो हमारे वरिष्ठ अधिष्ठाता जो दिवंगत है उनके परिवार के लोग भी यहाँ बैठे हैं, बाकी अधिवक्ता लोग बैठे हैं और मेरे कुछ परिवार के लोग, हमारे मित्र लोग बैठे हैं। सभी का मैं बहुत बहुत आभार प्रदर्शित करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। एक मिनट, वैसे ये हम चाहते हैं कि आपके परिवार में सभी के पास एक एक प्रति जाए, तो आप बिल्कुल हिचक ना करें, आप खुले रूप से आके हमसे मांग लें, हम बराबर देंगे, हमारे यहाँ व्यवस्था है। धन्यवाद। धन्यवाद। आप लोग यहीं विराजमान रहें, स्वल्पाहार यहीं आप ले करके जाएं और कैलेंडर अवश्य यहाँ से आप प्राप्त कर लें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। स्वल्पाहार अवश्य लेकर के जाएं।